ओके, तो दो चीजें करते हैं। पहली चीज ये करते हैं कि हम जो हमारा टॉपिक है उसको आगे लेकर चलते हैं। और हमारा टॉपिक ये है कि हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में आ, एक चीज होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड दी थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है पोटेंशियल डेंजर। पोटेंशियल डेंजर यानी कि आपको, पोटेंशियल का तो मतलब इंग्लिश वर्ड है, यानी जो आपके लिए खतरा हो सकता है। अब हमने इसमें डिटेल में पढ़ा कि हमारे लिए खतरा क्या हो सकता। हमने कहा कि जी हमारे लिए खतरा, मिसाल के तौर पे, अगर कोई वायरस इंस्टॉल हमें हमें दे तो हमारे लिए क्या है, खतरा है। हमें कोई वॉर्म दे तो क्या है, खतरा है। अगर हमें कोई ट्रोजन दे तो क्या है, खतरा है। अगर हमें कोई रैंसम दे तो क्या है, खतरा है। अगर हमें कोई बैकडोर दे तो खतरा है। अगर हमें कोई रूट किट दे तो खतरा है। ये सारे खतरे हैं। इसी तरह हमने कहा कि इवन हमारे इंप्लॉइज भी हमारे लिए खतरा। नंबर 7, इंप्लॉइज भी हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। हमारे लिए हमारे कंपिटिटर्स भी खतरा हो सकते हैं। तो खतरे, इन सब खतरात को हम क्या कहते हैं, थ्रेट कहते हैं। तो ये हमने कवर की। फिर हमने कहा कि अगर हम, क्योंकि हमारा साइबर सिक्योरिटी में हम दो चीजों को पकड़ के चलना चाहते हैं। एक अटैकर को, कि अटैकर क्या चाहता है, और एक अब्दुल्ला हम देखना चाहते हैं कि डिफेंडर, क्योंकि इसमें दो एरियाज आ जाते हैं। यानी अटैकर का मकसद ये होता है कि वो ऑफेंसिव है, उसकी सोच उसका काम ऑफेंसिव है। और डिफेंडर का मतलब है कि वो, उसकी सोच जो है वो डिफेंस करने की है, बचाने की है अपने इदारे को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज अबाउट द साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स कि किस तरह अटैकर, और आल्दो कि साइबर सिक्योरिटी के कोर्स का बेसिक मकसद जो है वो डिफेंडर के लिए है, लेकिन डिफेंस उस वक्त करोगे जबकि आपको अटैकर की के बारे में पता हो, उसकी मेंटेलिटी, उसके टूल्स, उसकी टेक्निक्स, उसके टीटीपीस, इनके बारे में आपको पता हो। तो तब कि वो क्या टैक्टिक्स यूज करता है, वो क्या टेक्निक्स यूज करता है, वो क्या प्रोसीजर यूज करता है, और अटैकर। तो अगर हमें ये पता नहीं है तो हम डिफेंस नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात जी? तो हमने, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से बात की आगाज किया। और आज हम, अगर जल्दी हम फारग हो गए, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इस पे, जो हमने सोशल इंजीनियरिंग टूल किट पढ़ी थी, उस पे थोड़ा सा काम भी करें। ठीक। तो जेंटलमैन, सबसे पहले लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारा जो नेटवर्क है, हमने इस, क्योंकि एक मुश्किल टास्क है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी आईटीएन वगैरह पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि हमने इस नेटवर्किंग के टास्क को 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड 5। और और इन लेयर्स का नाम है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी नंबर 1, और हमेशा इधर से ही 1 कहना है, ऊपर से 1 नहीं कहना। तो दिस इज योर फिजिकल लेयर, दिस इज योर डेटा लिंक लेयर, दिस इज योर नेटवर्क लेयर, दिस इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फाइनली दिस इज योर एप्लीकेशन लेयर। हर लेयर के ऊपर खतरात मौजूद हैं, पोटेंशियल डेंजर्स यानी थ्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन हम बात इस टॉपिक में, यहां पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं लेयर 2 अटैक्स, यानी कि हम इस लेयर को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। अल्दो के मैं ये बताता रहता हूं स्टूडेंट को कि इस लेयर पे हम ज्यादा काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि डेटा लिंक लेयर हमारा नेटवर्क का इंटरनल में आता है, यानी जहां पे हमारा स्विचेस हैं, जहां पे हमारे एक्सेस रूटर्स हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, उस जगह तक ये जो होता है दैट इज कॉल्ड योर फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो क्योंकि ये जगह हमारे इंप्लॉइज के कंट्रोल में होती है,
तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ वफादार है। लेकिन मैंने कहा था कि ऐसी कोई मस्ट बात नहीं है कि वो आपसे खफा भी हो सकता है वो किसी दूसरी कंपनी से, किसी अभी मैंने कहा था कॉम्पिटिटर, तो कॉम्पिटिटर कैसे करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। भैया आपके एम्प्लॉयज को खरीद लेगा, उनको कहेगा कि जी इसका नेटवर्क को खराब करो, डिनाइल ऑफ सर्विस क्रिएट करो मिसाल के तौर पे। तो हम देखना चाहते हैं कि लेयर 2 पे कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। तो इसमें जेंटमैन हम पहला अटैक की बात करते हैं विच इज कॉल्ड मैक स्पूफिंग। मैक स्पूफिंग। नंबर 2 हम बात करना चाहते हैं, नंबर 2 हम बात करना चाहते हैं मैक फ्लडिंग। मैक फ्लडिंग। इसी तरह जैसे मैंने लिखा है आईपी स्पूफिंग, तो हम लिख सकते हैं, सॉरी मैक स्पूफिंग लिखा है तो हम लिख सकते हैं आईपी स्पूफिंग। इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह हम लिख सकते हैं अटैक जो कि लेयर 2 के लिए वो है, डेट इज आर्प आर्प स्पूफिंग या आर्प पॉइजनिंग। आर्प पॉइजनिंग। तो हम थोड़ा थोड़ा इन अटैक्स को डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई यहां पे हम पर अटैक हो सकता है। तो अगर हम चले नंबर 2 से पहले आगाज करते हैं, जिसको कहते हैं मैक फ्लडिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये है कि एनी क्वेश्चन फ्रॉम माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन है आपकी तरफ से? मुदब्बिर कह रहे हैं मुदब्बिर मकबूल। मुदब्बिर मकबूल जो है वो कहते हैं नहीं। ओके। और तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक फ्लडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सदीकी कि हम जब भी हम अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? हम अपने स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को यूं आप कनेक्ट कर देते हैं। मिसाल तो पीसी नंबर 1 है, पीसी नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो स्विच की सबसे खुसूसियत करेक्टरिस्टिक वो ये है कि जब आप पीसी 1 भेजता है तो वो बताता है कि मैंने मिसाल के तौर पे पीसी नंबर 10 को देना है। तो स्विच की एक खसूसियत होती है कि वो सिर्फ इस 1 से जो चीज आ रही है उसको 10 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। इस अमल को कहते हैं फॉरवर्डिंग। तो ये लेयर 2 का डिवाइस है, लेयर 2 का डिवाइस है, और इसका काम है फ्लडिंग, सॉरी इसका काम है फॉरवर्डिंग। इसका काम क्या है? फॉरवर्डिंग। जबकि इससे पहले जो लेयर 2 का स्विच था का जमाना से पहले, जब हब था तो हब कैसे काम करता था? इसी तरह उसके साथ भी हम डिवाइसेस लगाते थे, इसी तरह। लेकिन जब 1 से कोई भी ट्रैफिक आती थी, मिसाल के तौर पे 10 के लिए, तो इस हब को कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। तो हब क्या करती थी कि उसको 1 से ट्रैफिक आई तो 2 को भी दे देगी, 3 को भी दे देगी, 4 को भी दे देगी, 5 को भी दे देगी, और 10 को भी दे देगी, सबको दे देगी। इस अमल को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट। तो ये हब ब्रॉडकास्ट कर देता था। जिसका नुकसान क्या है? बासित कहता है नुकसान ये है कि जो चीज यूजर 1 यूजर 10 को भेजना चाहता था वो सबको मिलेगा। सिक्योरिटी का ब्रीच है कि आप 1 को जो चीज 10 को भेजना चाहते थे, अब 1 से 10 की बजाय वो 1 से 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, और सब पे जा रहा है, पूरे नेटवर्क पे जा रहा है, जो कि आप नहीं चाहते, लाजमी तौर पे आप नहीं चाहते। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये था कि हमने इस हब को गिरा दिया, अपने नेटवर्क से उठा के बाहर फेंक दिया, और हमने उसकी जगह क्या लगा दिया? लेयर 2 का स्विच। क्या लगा दिया? लेयर 2 का स्विच, जो कि क्या करता है, इसके अंदर एक टेबल है जिसको कहते हैं कैम टेबल। टेबल से मुराद मेरी मेज नहीं है, टेबल से मेरी मुराद मेज नहीं, टेबल से मुराद मेरा ये एक इस किस्म का जो हमारे पास मिसाल के तौर पे
इसको आप क्या कहेंगे? अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि इसको आप क्या कहेंगे, अगर मैं यहां पे कोई एक्सेल की फाइल खोल लूं, चलें जी, अगर मैं लेट इट बी, चलें इसको खोल लेता हूं। ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? टेबल। ये टेबल की डेफिनेशन ये है कि उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो देखें यहां भी कॉलम है, एक कॉलम में लिखा हुआ है सीरियल नंबर, दूसरे में लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, तीसरे में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, कहीं पे लिखा हुआ है 33/7 ब्ला ब्ला। ठीक है ना? इसको कहते हैं टेबल। ठीक। तो अगर इसको आप टेबल कहते हो तो फिर मैं ये कहूंगा कि इस लेयर टू स्विच के अंदर एक टेबल बना हुआ, एक टेबल बना हुआ। जी, देयर इज टू क्वेश्चंस। उजैफा कहते हैं नो सर, और मुदब्बिर भी कहते हैं कोई सवाल नहीं। ठीक है जी, सवाल नहीं है तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें अभी भी जवाब 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 ने ज्वाइन कर लिया है नहीं? नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा ये जो टेबल हमने में भी कहा, इस टेबल का नाम है कैम टेबल। क्या नाम है? कैम टेबल या मैक टेबल। मैक एड्रेस टेबल, पूरा नाम लूं तो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। चाहे आप इसको कैम टेबल कहो, चाहे आप इसको मैक एड्रेस टेबल को, एक ही बात। अब बासत इसमें क्या होता है इस टेबल में, कि जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन को अपना फ्रेम भेजता है या पैकेट भेजता है, तो वो बताता है कि मेरा मेरा मैक एड्रेस क्या है, मेरा मैक एड्रेस क्या है, और मेरी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। तो लेयर टू पे ये दोनों बातें बताता है कि भेजने वाला मिसाल के तौर पे एहसान, और रिसीवर जो है वो आफरीदी। तो अगर ये बताना है तो ये क्या करता है, ये इसका फायदा उठाते हुए ये स्विच इसका फायदा उठाते हुए क्या करता है कि ये अपने पास नोट कर लेता है, क्योंकि उसमें सोर्स का मैक है। तो इसको पता चल जाता है कि भाई मेरी पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा मैक अटैच्ड है। यहाँ पे पोर्ट नंबर, यहाँ पे मैक एड्रेस। तो ये इसका जो भी इसका मैक है, मिसाल के तौर पे इसका मैक है M1, आज तो ये 48 बिट होता है, मैंने शॉर्ट में M1 लिखा है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का, 48 बिट्स का। तो इसके आगे ये लिख देता है कि ये मेरे पोर्ट नंबर 1 पे है। तो ये अपनी इस टेबल को आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट करता है। इस तरह मिसाल के तौर पे नंबर 4 नोड ने एज्यूम करे कि नंबर 2 के लिए दिया, तो ये लिख लेता है अपने पास, ओ अच्छा M4 जो है वो मेरी पोर्ट नंबर 4 पे है। इसी तरह मिसाल के तौर पे M5 जो है वो 7 नंबर पोर्ट पे है। तो ये अपने पास जब भी 5 नंबर नोड यानी पीसी कोई भी चीज भेजेगा, तो ये उसके इस हेडर से ये इंफॉर्मेशन उठा के कि M5 जो है वो मेरी पोर्ट नंबर 7 पे है, ये टेबल बढ़ता जाए। है किसी को कोई मसला? आसान है। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आतिफ, मुदब्बिर, जवाद? ओके, तो कोई सवाल नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब लाजमी तौर पे अगर ये कैम टेबल है, तो टेबल में इवन अगर मैंने अभी आपको एक्सेल की शीट बताई तो उसमें भी फाइनाइट नंबर की रोज होंगी, यानी हर चीज दुनिया में आपको पता है फाइनाइट है। तो इस कैम टेबल भी फाइनाइट है। इसका मतलब इसमें रोज और कॉल, स्पेशली रोज एक खास नंबर होगा। चलिए जी, हम जूम कर लेते हैं 10,000। तो देखा जाए तो 10,000 बहुत बड़ी वैल्यू है। ये हम समझते हैं कि अगर ठीक तरह से इस्तेमाल की जाए तो ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अटैकर क्या करता है? अटैकर यहां बैठ के हर बार नया पैकेट बेचता है, हर बार नया पैकेट बेचता है, और हमेशा अपना मैक एड्रेस डिफरेंट बताता है।
और अगर यहाँ पे हम एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिख दें, ये पीसी के लिए, PC1 जो कि अटैकर का है, PC1 किसका है? अटैकर का है। तो ये अगर यहां से वैल्यूज भेजता जाए कि भाई मैं M1, मैं M2, मैं M3, मैं M4, मैं M10,000 कह सकता हूं, तो ये टेबल क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। अब्दुल्ला किस बात पे कंफ्यूज है? तो ये टेबल क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो बासत से है कि ये फुल तो हो गया, कैसी वैल्यू से फुल हुआ है? सारी गलत वैल्यू से। सारे ही इनमें से कोई भी M1, ये जो अटैकर है, ना ये M1 है, ना ये M2 है, ना ये M3 है, ना ये M10,000 है, लेकिन इसने सारी गलत वैल्यू से इस टेबल को भर दिया। अब क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक जेन्युइन डिवाइस है नंबर 8, वो कोई पैकेट भेजती है, लेट करें वो M10 को भेज दी है, तो इसके इस टेबल में M10 का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो जब नामो निशान नहीं होता तो फिर स्विच क्या करता है? वो ब्रॉडकास्ट करता है। इसका मतलब है कि वो सबकी तरफ भेजना शुरू कर देगा, इसका जो कि हब की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसका मतलब हमारा महंगा स्विच हब की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब जो जो अटैकर चाहता है वो हो गया, क्योंकि अब अटैकर को भी सबकी ट्रैफिक, इस तरह 8 की ट्रैफिक भी इस अटैकर के पास जाएगी क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसी तरह मिसाल तो मैं 9 अपनी को ट्रैफिक भेजना चाहेगा तो वो भी इसकी तरफ जाएगी। इस तरह ये अगर चाहे तो पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को स्निफ कर सकता है। क्या कर सकता है? स्निफ कर सकता है। इस अटैक को कहते हैं मैक फ्लडिंग। क्या कहते हैं? मैक फ्लडिंग अटैक। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो इस ये कौन सा अटैक है? लेयर 2 का अटैक। इसी तरह नेक्स्ट अटैक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है मैक स्पूफिंग। मैक स्पूफिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपना नाम बदल के और कम्युनिकेट करें, अपने असली नाम से कम्युनिकेट ना करें। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जी, मिसाल के तौर पे अगर मेरा मैक M1 है, कुछ तो होगा ना, मेरे पीसी का कोई एड्रेस तो होगा ना, कोई नामो निशान तो होगा। मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि मेरा मैक एड्रेस क्या है? M1। लेकिन मैं M1 और लेट करें कि अब्दुल्ला का मैक एड्रेस जो वो MA है, यानी अब्दुल्ला का मैक, तो मैं अपना M1 को MA से तब्दील कर लूं और नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजूं, तो नेटवर्क को क्या पता चलेगा कौन भेज रहा है? अब्दुल्ला। इसका मतलब मैं कोई भी गलत ट्रैफिक भेजूंगा तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूरवार अब्दुल्ला गरीब उस दिन आया भी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी भी नहीं आया होगा, लेकिन सिस्टम कहेगा ये सारे पैकेट किसने भेजे हैं? अब्दुल्ला। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होता है कि अगर मैं यहां पे कनेक्टेड हूं, चेक करके बताता हूं। ओके, मैं इस पे कनेक्ट होकर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई इसका नुकसान क्या है, क्योंकि आप पूछेंगे कि भाई इसका कोई नुकसान भी है कि नहीं है। तो मैं इस अपने एक्सेस रूटर का IP एड्रेस फाइंड करना चाहता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं IP कॉन्फ़िग। क्या लिखा मैंने? IP कॉन्फ़िग। तो मुझे पता चला कि मेरे गेटवे का IP एड्रेस क्या है? 192.168.0.1। तो मैं क्या करता हूं जी, मैं यहाँ पे ओपन करता हूं अपना ब्राउजर और यहाँ पे लिख देता हूं 192.168.0.1 और इंटर कर देता। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं साथ इसको क्लियर कर देता हूं। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूं इसके लिए। ये मैंने पासवर्ड दिया। और आपको जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं वो ये है
कि अगर मैं यहां पे जी, तो मैं यहाँ पे नेटवर्क में डीएचसीपी बताना चाहता हूँ। और अगर आप डीएचसीपी देखना चाहें तो ये पता आपको लगेगा कि इस वक्त मेरे इस डिवाइस के साथ कितने लोग कनेक्टेड हैं। 8। कितने लोग कनेक्टेड हैं? 8। इसमें से अगर आप एक को देखें तो ये एड्रेस मेरे पास है और मेरा मैक एड्रेस मेरा मैक एड्रेस ये है। अगर मिसाल के तौर पे, और ये एड्रेस की खूसियत ये है कि ये क्या है, परमानेंट है। इसके मतलब इसको इजाजत है, इन अदर वर्ड्स। तो अगर हम यहाँ पे ये कर दें कि अब्दुल्ला मेरा ये मैक एड्रेस अपनी कम मशीन के ऊपर, इसका मैक एड्रेस ये नहीं है, ये एड्रेस मेरा है, लेकिन क्योंकि ये मैक स्पूफिंग करना चाहता है, ये वाला एड्रेस ये अपने अपने डिवाइस पे लगा के और पैकेट भेजे, रिक्वेस्ट भेजे इस एक्सेस रूटर को, तो एक्सेस रूटर तो इसको परमानेंट एक्सेस दे देगा और इसको ये आईपी भी दे देगा 192.168.0.101। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलीगली अनऑथोराइज्डली इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस किस्म के अटैक को हम क्या कहते हैं? मैक स्पूफिंग। बाद जगहों पे स्पेशली कई जगहों पे होता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में भी, हॉस्टल में स्पेशली ये है कि स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप अपने 2 मैक एड्रेस दो, एक तुम्हारी मोबाइल का और एक तुम्हारे यहाँ लैपटॉप का। बस ये 2 डिवाइसेस कनेक्ट होंगे हमारे नेटवर्क के साथ। इसके अलावा कोई तीसरा नेटवर्क, कोई आपका दोस्त आकर अपना लैपटॉप ले आए या मोबाइल ले आए तो वो कनेक्ट नहीं होगा। तो वहां पर भी स्टूडेंट ये काम कर सकते हैं कि वो मैक स्पूफिंग कर लें। मिसाल के तौर पे, वो उनके पास अगर 2 आईपीज हैं, किसी दोस्त का मोबाइल, सॉरी, किसी दोस्त का मैक एड्रेस अपने फ्रेंड के, जिसको अलाउड नहीं है, जो कि अनऑथोराइज्ड है, उसके मैक एड्रेस के ऊपर ये वाला मैक एड्रेस डालने, तो ही कैन कनेक्ट। तो दिस इज एन अटैक, क्योंकि अनऑथोराइज्ड बंदा आपके नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया है, तो कोई भी गलत काम कर सकता है। और मजे की बात है कि पकड़ा कौन जाएगा? जिसका मैक एड्रेस आपने चोरी किया है। चोर नहीं पकड़ा जाएगा, जिसकी चोरी हुई है वो पकड़ा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं, ओके ओके, तो जवाब ये काम करके दे सकते हो हमें? ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई ये कंप्यूटर सिस्टम का इंजीनियर है, तो क्या ये हमारे लिए ये काम कर सकता है? तो जनाब, मैं यहाँ पे अपनी इस मशीन को ऑन कर रहा हूं, जिसका नाम है काली, जिसका नाम है काली। तो हम देखते हैं कि हमारी काली का क्या मैक एड्रेस है, ये काली मशीन क्या मैक एड्रेस है। तो 2 मिनट दें ताकि ये बूट कर जाए। जी, तो ये काली मेरा तैयार हो गया। तो मैंने इसको कहा कि यूजर नेम भी लो और पासवर्ड भी लो, तो उसने ले लिया और अभी ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुझे मिल जाएगा। ये जी मिलने वाला है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका ये टर्मिनल ओपन करता हूं। क्या करता हूं? टर्मिनल ओपन करता हूं। ये मैंने टर्मिनल को क्लिक किया, ये जो ब्लैक सा निशान आपको नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं? टर्मिनल। लेकिन लिखा हुआ भी नजर आ रहा है टर्मिनल इमुलेटर। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूं, जैसे कि हम विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट करते हैं। जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, तो इस पे भी हम काम करते हैं विंडोज में। तो लिनक्स में इस कमांड प्रॉम्प्ट को हम कमांड प्रॉम्प्ट नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। और ज्यादातर काम इस टर्मिनल पे ही होता है। अब अगर मैं यहाँ पे कमांड दूं आईपी एड्रेस, क्या कमांड दी मैंने? आईपी एड्रेस। और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे इस कंप्यूटर का, मेरे इस ईथरनेट कार्ड का मैक एड्रेस क्या है। तो आपने अपने पास नोट करना है। जी, ये आपको मिल गया 00
लिख दो अपने पास। किसी के पास पेन है? मेरे पास पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई भी अपने पास को नोट कर ले। लेकिन मैं इसके साथ एक और काम करता हूं कि मैं इसको कर देता हूं कॉपी, और मैं आपके ग्रुप के ऊपर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं ताकि मुझसे ना घूमे। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। क्लियर हो गया जी? अब हम क्या करते हैं जी, हमने जब ये कर दिया, जब हमने ये कर दिया, तो मैं बढ़ाना ये चाहता हूं कि मैं इसका मैक एड्रेस तब्दील करना चाहता हूं। तो क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? लेट्स डू इट। तो मैं यहां पे करता हूं sudo मैक चेंजर और -h लेता हूं हेल्प के लिए खाली। तो ये कहता है कि जनाब देखें, कहता है अगर आपने शो करना है तो -s कर लें, इट विल प्रिंट द मैक एड्रेस एंड एग्जिट। और अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो -r कर दें। क्या कर दें? -r। और अगर अपनी मर्जी का करना चाहते हो तो फिर -m कर दो और अपना मैक एड्रेस बता दो। एम का मतलब मैनुअली आपने उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया। मैं यहाँ पे पहले उसको आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैंने कमांड दी sudo मैक चेंजर, मैक चेंजर, और इसको दे दिया डैश। शो करने के लिए क्या है? -s। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैक चेंजर, मैक चेंजर जी, अभी आता हूं आपके पास -help। तो ओके, ऑप्शन एंड देन डिवाइस, ठीक है, क्लियर हो गया जनाब। तो क्या कमांड है? मैक चेंजर, मैक चेंजर, और फिर देना है -s। और किसका हम देखना चाहते हैं? मेरी उस इंटरफेस का नाम क्या था? जिस इंटरफेस पे हमने चेक किया उसका नाम क्या था? H0। क्या नाम था? इथरनेट 0। तो मैं यहाँ पे डिवाइस का नाम भी देना है जो मैं नहीं दे रहा था, तो मैं इनको यहां लिख देता हूं H0, H0। तो देखिए इसने बता दिया, कहता है कि जनाब आपका करंट मैक एड्रेस ये है 00C2966ECDFA, और यहां पे बता रहा है कि परमानेंट भी यही है, परमानेंट भी यही है। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूं? मैं से कहता हूं दोबारा मैक चेंजर, मैक चेंजर डैश चेंज करना चाहता हूं तो -r रैंडमली चेंज करता हूं, और साथ नाम उस डिवाइस का, अपनी इंटरफेस का नाम H0 दे दे। इंटर कर दिया। कहता है कि जनाब आपके पास इजाजत नहीं है। मैंने कहा इजाजत ले लेते हैं sudo से, मैक चेंजर और -r एंड देन H0। ये कहता है जी चेंज हो गया। कहता है आपका नया मैक एड्रेस ये है। तो अब अगर मैं किसी की तरफ कोई पैकेट भेजूं और अपना मैक चेंज करता रहूं, अब अब मेरा मैक बदल गया है। अब चेंज बता भी देता हूं, यहाँ पे चेक कर लें, दोनों जगह से चेक करवा देता हूं। पहले मैं इसको करता हूं मैक चेंजर -s, शो करने के लिए -s था ना, और हमारी जो इंटरफेस का नाम है H0। तो देखें आप बता रहा है कि जी आपका मैक एड्रेस ये है, जो कि मेरा ये नहीं है। इसका मतलब मैंने क्या किया है बासित? मैक स्पूफिंग की है। क्या किया है? मैक स्पूफ कर लिया। अब मैं अगर दुनिया से बात करूंगा तो वो नहीं, उनको कभी भी नहीं पता चलेगा कि भाई मैंने बात की है, क्योंकि मेरा परमानेंट मैक तो ये है, मेरा असली मैक तो ये है, क्योंकि मैंने बदल दिया। कुछ बात समझ आ रही? तो इस अमल को क्या कहते हैं? मैक स्पूफिंग। तो यहां पर भी हम यही चीज देखना चाह रहे थे, यहां पर भी हम यही चीज देखना चाहते थे कि हमने अपने मैक को स्पूफ कर दिया, हमने अपने मैक को स्पूफ कर दिया, मैक की हमने स्पूफिंग कर। तो यहां तो एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि मैक एड्रेस स्पूफिंग अकर्स व्हेन एन अटैकर डिसग्यूजेस देयर डिवाइस, यानी छुपाता है अपने डिवाइस को एज ए वैलिड वन ऑन द नेटवर्क एंड कैन देयरफॉर बाईपास द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस।
क्योंकि अगर मैंने वो मैक अपने लिए रख लिया जो कि अलाउड है, जो कि अलाउड है, तो आज दो कि वो मेरा मैक तो नहीं है। इस अटैक को क्या कहते हैं? मैक स्पूफिंग। तो हमने मैक फ्लडिंग भी देख लिया, हमने मैक स्पूफिंग भी देख लिया। उसके बाद तीसरा चीज हम देखते हैं, आर्प आर्प स्पूफिंग और आर्प पॉइजनिंग। जी जी, रैंडमली सेलेक्ट हो गया। लेकिन मैंने कहा है कि लाजमी नहीं कि आप रैंडमली करें। मुदब्बिर मैंने कहा कि लाजमी नहीं, हम तो यहाँ पे अगर अपनी मर्जी का भी दे सकते थे, हम अपनी मर्जी का भी, क्योंकि उसने मैं बताया है कि आप -M लिखो और अपनी मर्जी का मैक एड्रेस डाल लो तो वो आपका हो जाएगा। तो लेकिन हमने ये वाली ऑप्शन ले ली कि भाई रैंडमली कोई भी हमें बदल दो, खाली बस मेरा ओरिजिनल जो है उसको ना वो छोड़ हटा दो। लेकिन हम इसको मैनुअली भी अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ओके, नाइस। तो वो दब्बर कहता है यस सर, मैनुअली भी आ, दे- आ गई समझ, गुड, वेरी नाइस। फिर हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा अटैक पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं आर्प पॉइजनिंग और आर्प स्पूफिंग। आर्प स्पूफिंग और आर्प पॉइजनिंग। लेकिन हम अब्दुल्ला से पूछेंगे कि पहले हमें ये तो बता दे कि आर्प किसे कहते हैं। मैं इतना बता दूं कि मैं, क्योंकि ये एब्रिविएशन है, तो इसका मतलब है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये, इसके जरिए हम एक फाइंड करते हैं अगर हमारे पास आईपी एड्रेस हो लोकल एरिया। तो हमें अब्दुल्ला ने ये बताया कि जब भी हमें, मिसाल के तौर पे ये मेरा स्विच है जिसके साथ मेरे डिवाइसेस लगे हुए हैं, लाइक दिस। तो जेंटलमैन, कोई भी सेंडर जब किसी भी डेस्टिनेशन को पैकेट भेजता है, किसी को भी, चाहे वो अपने ही नेटवर्क पे है, चाहे वो दुनिया के किसी दूसरे नेटवर्क पे है। जैसे इस वक्त मैं जूम से कनेक्टेड हूं और जूम मेरे नेटवर्क पे नहीं है, जूम तो अमेरिका में है। तो जेंटलमैन, हम बात ये करना चाहते हैं कि अब इसको, सेंडर को, चार चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी अपनी पैकेट, जैसे इसमें मैं क्या भेज रहा हूं, मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूं, मैं अपनी ऑडियो भेज रहा हूं, मैं अपनी स्क्रीन भेज रहा हूं, लेकिन इसके मुझे चार चीजें चाहिए, चार एड्रेसेस चाहिए। कौन कौन से? एक तो मुझे सोर्स का यानी अपना, मुझे अपना आईपी का पता होना जरूरी है। आईपी इज एन एड्रेस। इसी तरह मुझे जो सोर्स का यानी अपना मैक एड्रेस का पता होना चाहिए। इसी तरह मुझे, ये तो हो गए सोर्स के लिए, इसी तरह मुझे डेस्टिनेशन का आईपी पता होना चाहिए और मुझे डेस्टिनेशन का मैक पता होना चाहिए। ठीक हो गया? ओके। अब हमने कहा कि अगर ये चार चीजें, इसमें मैं देखना चाहता हूं मुझे कौन सी पता है, तो लाजमी तौर पर अगर मैं सोर्स हूं तो मुझे अपना आईपी पता है, मुझे अपना मैक पता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि मुझे ये दोनों चीजें पता है। देख लें, यहाँ पे मैं लिखता हूं आईपी आईपी कॉन्फ़िग /all। तो ये अभी आप देख लेंगे कि मुझे अपना, ये देख लें, ये है हमारा फिजिकल एड्रेस जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे वायरलेस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, मुझे पता है कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.101। तो मुझे ये पता है। तो आप पूछेंगे कि फिर मुझे क्या नहीं पता? मुझे जो चीज नहीं पता वो है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं इसके ऊपर निशान लगा देता हूं, मैं इसके ऊपर निशान लगा देता हूं, ग्रीन बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये मेरे लिए नामालूम है, दैट इज अननोन। आप कहेंगे भाई तीसरे की बात क्यों नहीं करते?
तीसरा भी हमें मालूम होता है, और अगर हमें मालूम ना भी हो तो हर हर नेटवर्क पे डीएनएस की खसूसियत या फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है सदीकी, जो मुझे डेस्टिनेशन का आईपी बता देती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगेन अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ये देखें, मैंने यहां पे लिखा पिंग फॉर एग्जांपल www.zoom.us, तो मुझे जूम का आईपी नहीं पता, लेकिन अगर मैं इंटर करूं तो मुझे ये जूम का आईपी नजर आ गया। तो ये मुझे किसने बताया है? डीएनएस ने बताया है। मुझे किसने बताया है? डीएनएस ने बताया है। तो जेंटलमैन, अगर हम यहां से देखें तो इसका मतलब है कि मुझे ये तीन चीजें पता है, मुझे ये तीन चीजें, फर्स्ट थ्री आइटम्स पता है, ओनली द फोर्थ इज अननोन। इस फोर्थ को फाइंड करने के लिए आर्प का प्रोटोकॉल काम करे। बात समझ आ गई? यानी क्या किया जाएगा? सोर्स, मिसाल के तौर पे ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो सोर्स या ये मैंने जैसे यहां कहा, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, जिनमें मैंने ग्रीन टेक्स्ट लगाए हैं। तो जेंटलमैन, सोर्स जो है वो एक ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट मीन सबको कहेगा कि भाई कौन है डेस्टिनेशन जिसका आईपी एड्रेस ये है, वो मुझे अपना मैक भेज दे। इस अमल को कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं? आर्प रिक्वेस्ट। और फिर जब इसको वो रिक्वेस्ट मिलती है तो ये उस रिक्वेस्ट के बदले में, यानी जवाब में, ये अपना मैक एड्रेस बता देता है, और इसको कहते हैं आर्प रिप्लाई या आर्प रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया? तो अब समझ आ गई होगी ये आर्प का क्या काम है। पहले से ही आप लोगों को, मेजोरिटी को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता, इसलिए दोबारा रिवाइज कर देते हैं। तो जेंटलमैन, अगर आपको ये पता चल गया कि आर्प आर्प का काम क्या है, वो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमें हमारे, जी, तो अगर आप, ओके, तो मैं बात ये कर रहा था कि आर्प, हम आर्प अटैक की बात कर रहे थे, आर्प स्पूफिंग की बात कर रहे थे, हम आर्प पॉइजनिंग की बात कर रहे थे। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि सोर्स एक रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब मुझे डेस्टिनेशन, मुझे अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड कर दे, और जवाब में जो डेस्टिनेशन है वो अपना मैक एड्रेस वापस सोर्स को प्रोवाइड कर देगा। इस अमल को कहते हैं आर। ठीक है सदीकी? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अगर दो काम हो सकते हैं, चाहिए था तो ये ब्रॉडकास्ट, मैंने कहा कि सोर्स जब भी भेजता है तो वो ब्रॉडकास्ट भेजता है। ब्रॉडकास्ट मींस सेंडिंग टू ऑल। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है? सेंडिंग टू ऑल। और अभी मुझे मेरे स्टूडेंट ने कहा कि हम इनको, स्टूडेंट को दिखा भी सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड arp-a। तो ये आप देखें कि मेरा आईपी ये है, और मुझे पता है कि मिसाल के तौर पे 0.1 जो कि गेटवे है मेरा, मेरे गेटवे का मैक क्या है। तो इस टेबल को कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। क्या कहते हैं? ठीक है? तो अब आर्प जो है, सॉरी, आर्प टेबल, इसको क्या कहते हैं? आर्प टेबल। देखिए यहाँ पे एक और डिवाइस है, उसका भी बता रहा है कि भाई ये उसका आईपी है और ये उसका मैक एड्रेस है। तो इसका मतलब कि आर्प टेबल में ये वैल्यूज मौजूद होती है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ, जैसे अभी ये कोई पैकेट भेजता है तो उससे टेबल अपने पास या डिवाइस अपने पास ये वैल्यू सेव करता है कि किसका आईपी, किस आईपी का मैक क्या। ओके, नाइस। अब अगर मिसाल के तौर पे दो बातें करते हैं। पहली बात हम ये करते हैं कि पहली बात हम ये करते हैं कि अगर ये सोर्स करे आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट, तो अभी मैंने कहा कि ये रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट है, इसका मतलब सब सुनेंगे। क्या मतलब है बासित? सब सुनेंगे। अगर सब सुनेंगे तो फिर जवाब तो चाहिए कि सही वाला दे,
लेकिन अगर यहां अटैकर बैठा हुआ है और वो अपना मैक एड्रेस इसको प्रोवाइड कर देता है, तो इस सोर्स के पास ऐसी कोई तरीका नहीं है कि ये मालूम कर सके कि भाई ये वाकई ठीक है या गलत है। तो ये अपने टेबल के अंदर एक गलत एंट्री कर देगा। क्या कर देगा? गलत एंट्री कर देगा। तो इस वजह से ये टेबल क्या हो जाएगा? आर्प टेबल इस डिवाइस का वो पॉइजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। और अब अगर आप ये भेजेगा, भेजना तो इसने था मिसाल के तौर पे गेटवे को, इसने पूछा था आर्प रिक्वेस्ट की थी गेटवे से, लेकिन इस अटैकर ने उस गेटवे की बिहाफ पे अपना मैक भेज दिया। तो अब जब भी ये पैकेट भेजेगा वो गेटवे पे नहीं जाएगा, वो इस अटैकर के पास जाएगा। तो फिर अटैकर की मर्जी है कि उसको अपने पास सेव करना चाहे, यानी स्निफ करना चाहे, सेव करना चाहे, या उसको ड्रॉप करना चाहे, या उसको फॉरवर्ड करना चाहे, या उसको चेंज करना चाहे। सारी ताकत इस अटैकर के पास आ गई। तो इस अटैक को कहते हैं आर्प स्पूफिंग या आर्प पॉइजनिंग। क्लियर हो मेरी ये बात भी? तो हमने सबसे पहले मैक फ्लडिंग देखा, जो कि लेयर 2 पे होता है, मैक फ्लडिंग। फिर हमने देखा मैक मैक का हमने देखा फ्लडिंग के बाद मैक स्पूफिंग। और फिर हमने देखा आर्प पॉइजनिंग या आर्प स्पूफिंग। ठीक है? इसी तरह जैसे कि हमने मैक अपना बदला था, हम अपना आईपी भी बदल सकते हैं। तो इसको कहेंगे आर्प आईपी स्पूफिंग। तो यही वो कह रहा है कि आप अपना मैक एड्रेस स्पूफिंग भी कर सकते हैं, आप आर्प को भी स्पूफिंग कर सकते हैं, आप अपने आईपी को भी स्पूफ कर सकते हैं, और आप मैक की फ्लडिंग भी कर सकते हैं। तो ये किस लेयर के अटैक्स हैं? लेयर 2 के। बात समझ आई? फिर हमने कहा कि हमने अच्छी बात ये कि इसके बाद जब भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो फिर हम एक सवाल अपने ऊपर करते होते हैं। तो यहां सवाल क्या है? कहता है कि जी सेवरल एम्प्लॉइज किसी कंपनी में जिसका नाम है अपोलो हैव रिपोर्टेड परफॉर्मेंस इशू। वो कहते हैं परफॉर्मेंस खराब हो गई है, इशू है, परफॉर्मेंस खराब हो गई है ऑन देयर कंप्यूटर्स। कहता है विद एप्लीकेशन रनिंग स्लो, अब स्लो हो गए हैं कंप्यूटर्स। और इसके अलावा बहुत से पॉपअप एड्स भी दिखाई देती हैं बार बार। कहता है गुरु हैज आस्क्ड, इन गुरु मीन एक्सपर्ट, हैज आस्क्ड यू टू इन्वेस्टिगेट। तो ये काम आपके हवाले कर दिया गया कि जाओ देखो वाकई ये जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं, वो सच कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो वजह। कहता है यू कंसल्ट द नेटवर्क, आपने नेटवर्क अपने टूल्स इस्तेमाल किए, और उन टूल से भी पता चला कि नेटवर्क पे कुछ एबनॉर्मल ट्रैफिक मौजूद है। तो कहता है कि बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग, कि भाई एम्प्लॉइज ने भी कहा और आपने भी देखा कि रेगुलर ट्रैफिक की बजाय एबनॉर्मल ट्रैफिक है, अटैकर की ट्रैफिक है। तो कहता है कि जी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग व्हाट टाइप ऑफ अटैक डू यू थिंक अपोलो माइट बी इन्वॉल्व्ड इन। अपोलो पे किस किस्म का हमला हुआ है? तो या तो वो डॉस है या वो डी डॉस है, क्योंकि उनकी वजह से उनके कंप्यूटर्स क्या हो गए? स्लो। डॉस भी हो सकता है, डी डॉस भी हो, अगर मल्टीपल, क्योंकि हमें यहां नहीं बताया गया कि वो ट्रैफिक एबनॉर्मल किसी एक से आ रही है या मल्टीपल से आ रही है। अगर एक से आ रही है तो फिर डॉस है, और अगर मल्टीपल से आ रही है तो डी डॉस है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दोनों थे, तो हमने कह दिया कि भाई डी डॉस लास्ट क्लास में हमने कह दिया था और वो ठीक था। तो इट कैन बी बोथ। उसके बाद हम आते हैं जी अगले अटैक की तरफ, जिसको कहते हैं मैन इन द मिडल। तो अभी हमें किसने ज्वाइन किया? अभी अभी हमें शायद उज़ैफा ने दोबारा ज्वाइन किया। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल का मतलब ये होता है कि होना तो ये चाहिए कि एक तरफ सोर्स है और एक तरफ आपकी डेस्टिनेशन है, और इसके दरमियान में किसी को नहीं आना चाहिए।
ठीक है, आ, दरमियान में हमारे ओके, तो दरमियान में हमारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस होंगे, उनसे गुजर के हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मैन इन द मिडिल का क्या मतलब है कि आपके और डेस्टिनेशन के दरमियान में कोई आके बैठ जाता है, कोई मैन इन दोनों के दरमियान में बैठ जाता है। यू सोर्स जब भी कोई अपनी तरफ से तो सोर्स भेजता है डेस्टिनेशन को, लेकिन वो ट्रैफिक किसकी तरफ जा रही होती है, बासित? इस मैन की तरफ। और ये मैन अगेन, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, कि वो मैन चाहे तो इस ट्रैफिक को स्निफ कर ले, यानी कि अपने पास देख ले। स्निफ का मतलब होता है सूंघ ले, या उसको अपने पास स्टोर कर ले, या उसको चेंज कर दे, या उसको फॉरवर्ड कर दे डेस्टिनेशन की तरफ, कुछ भी कर सकता है। तो अगर ये चाहे तो उसको अपने पास सेव करने के बाद या तब्दील करके, इवन चेंज करके, वो इस डेस्टिनेशन को दे दे। तो ये बंदा, इस अटैक को क्या कहते हैं? मैन इन दी मिडल। और ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन की, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने अभी कहा कि भाई सोर्स ने मिसाल के तौर पे आर्क किया। सोर्स ने क्या किया कि भाई ये डेस्टिनेशन या गेटवे, लेट कर ये गेटवे है, और इसके आगे मैं अपने बैंक के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं। तो जेंटलमैन, मैंने आर्क किया क्योंकि बैंक में किसी और नेटवर्क पे है, मैं बैंक के नेटवर्क पे नहीं हूं। बैंक का तो और नेटवर्क है, मैं तो यूटी में बैठा हुआ हूँ। बैंक तो मिसाल को मेरा बैंक तो सिटी में है, तो वो एक और अलग नेटवर्क पे है। मेरी इसका मतलब मेरे इस गेटवे से मैं इसको अब डेस्टिनेशन नहीं मानता। मैंने डेस्टिनेशन हटा दिया, मैंने कहा ये गेटवे है और मेरी डेस्टिनेशन जो है वो ये है, मेरी डेस्टिनेशन ये है। तो अब क्या होगा जेंटलमैन, ये इस गेटवे से पूछेगा कि भाई आपने मेरी ट्रैफिक बैंक की तरफ ले जानी है। जैसे मैं अभी आप में से किसी को कहूँ कि जरा बाहर से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल रहमान ने पानी लेने गया, तो इसने भी इस दरवाजे को यूज किया। लेकिन अगर हम यही काम सिद्दीकी को कहते तो सिद्दीकी क्या करता? उसी दरवाजे से जाता। अगर हम अब्दुल्ला को कहते कि भाई आप पानी लेकर आओ, तो वो भी उसी दरवाजे। इसकी वजह सब ने बाहर जाने का रास्ता एक ही होता है, और उसको कहते हैं गेटवे। उसको क्या कहते हैं? गेटवे। तो इसका मतलब है कि ये आर्क करेगा कि गेटवे साहब, आप मुझे अपना मैक एड्रेस दें, ताकि मैं बैंक के लिए जो डेटा है वो आपको दूं और आप आगे बैंक को पहुंचाए। लेकिन इस अटैकर ने इस अटैकर ने जल्दी से अपना मैक भेज दिया, जिससे इस सोर्स का जो आर्प टेबल है वो पॉइजन हो गया। तो क्या हो गया? पॉइजन। जिसकी वजह से अब ये सारी ट्रैफिक किसकी तरफ भेजेगा? ये भेजेगा इसकी तरफ। और ये मैंने जैसे कहा कि ये दरमियान में जो चाहे कर सकता है अब, और करने के बाद ये गेटवे को दे दे, और गेटवे आगे बैंक को देगा। लाजमी तौर पे जब जवाब बैंक वापस देगा, तो वापस इस गेटवे पे आएगा। अब गेटवे को सवाल किसने भेजा था? अटैकर ने। तो इसका मतलब है जवाब भी वापस अटैकर के पास आएगा। अटैकर की फिर मर्जी। और अगर वो इसको चाहे तो फॉरवर्ड कर दे, तो सोर्स को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे और बैंक के दरमियान में कोई अटैकर आ गया है। अब अटैकर को मैं क्या फायदा हो सकता है? हो सकता है लाजमी तौर पर बैंक में जाने के लिए आपको यूजर नेम देना पड़ता है ना, तो वो यूजर नेम यहां से वो देख लेगा। इसी तरह यूजर नेम के साथ पासवर्ड भी देते हैं, तो पासवर्ड भी इसके थ्रू गया है, तो ये उसको भी स्निफ करके और फिर रीड कर सकता है। तो कहने का मकसद ये कि ये मेरे लिए खतरा बन गया है कांस्टेंट। तो इस अटैक को कहते हैं मैन इन दी मिडल अटैक, MITM। है कोई स्टूडेंट जिसको मेरी बात समझ ना आ रही हो? आतिफ, अबूजर, हुजैफा, है कोई जिसको मेरी बात समझ ना आ रही हो? तो 3 जवाब स्टूडेंट की तरफ से हैं। लेट मी सी देम।
मुदब्बिर कह रहा है कि क्लियर है, अबू जर को भी क्लियर है, और मोहम्मद जवाद को भी कहा क्लियर है, और साथ ही आतिफ अहमद शाह को भी क्लियर है। तो दैट्स ग्रेट, ऑल आर क्लियर, इट्स ग्रेट। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और जवाब भी आ गया, क्लियर है, जैफा को भी क्लियर है, गुड। तो जनाब अब इसके बाद मैं नया अटैक जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसे कहते हैं मैन इन दी मोबाइल, मैन इन दी मोबाइल। ये किसी का भाई आपको खतरा नुकसान देगा, अटैक तो हमेशा नुकसान ही देता ना, फायदा तो नहीं देता। कोई अटैक करेगा आप पे तो फायदा तो नहीं होगा। अटैक तो लाजिम तौर पे कोई आपको पिज्जा तो नहीं भेज रहा, क्या है ये मैं पिज्जा से अटैक कर रहा हूं, ये पिज्जा खा लें। ओके, तो ये क्या है जी, ये बेसिकली मल्टी फैक्टर्ड मल्टी फैक्टर्ड ऑथेंटिकेशन जब हम करते हैं, या टू फैक्टर्ड ऑथेंटिकेशन हम करते हैं, उसके लिए ये अटैक, मैन इन दी मोबाइल अटैक, खतरनाक है। पहले तो बताऊं कि ये दो चीजें क्या, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा और कई दफा इस्तेमाल भी किया होगा कि आप लोग, जब आप मिसाल के तौर पे आप जीमेल पे जाते हो, इवन जीमेल पे ये अवेलेबल है लेकिन फिर भी जीमेल पे जाते हो तो आप अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड देते हो, ऐसा ही यूजर नेम और पासवर्ड देते हो, और आपको जीमेल अपने अपने सर्वर पे पहुंचा देता है, इजाजत दे देता है, नाइस। लेकिन जहां फाइनेंशियल चीजें हो तो वहां पे सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने बैंक के साथ, ये हैं सेंडर यानी आप लोग, गुड बाय गुड गाइज, और यहां पे है हमारे पास, यहां पे हमारे पास है हमारी बैंक की साइट। तो अगर लाजमी तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे अभी बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आपको पता है, मेरे ख्याल से इसकी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस लॉगिन को करता हूं बैंक को, विच इज द यूबीएल। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे लॉगिन करना चाहता हूं तो ये मुझे क्या मांग रहा है, मेरा यूजर नेम। क्या मांग रहा है, मेरा यूजर नेम, देखिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन। और अगर मैं इसको ये बैंक यहाँ पे कुछ दे दूं, मिसाल के तौर पे ABCDG, और कहूं कि जी आगे चलो, तो ये मुझसे, आप देख रहे हो कि ये मुझसे मेरा पासवर्ड अभी मांगेगा, ये तो ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, कहता है लॉग इन वाया यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो कहता है पासवर्ड दो और आगे जाओ। लाजमी तौर पे जब मैंने यूजर नेम तो दे दिया, पासवर्ड भी दे दूंगा, तो ये इन दोनों को चाहिए कि चेक करे और मुझे इस साइट पे जाने की इजाजत दे दे, ऐसा ही है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है कि ये क्या करता है, ये करता ये है जेंटलमैन, ये करता ये है जी, ये करता क्या है कि ये आप सेंटर ने भेजा यूजर ने, सेंडर ने भेजा पासवर्ड, ये दोनों चीजें इसके पास आ गई। तो ये बैंक इस सेंडर की मोबाइल पे, ये तो पीसी से आ रहा है, ये सेंडर की मोबाइल पे एसएमएस भेज देता है, और उस एसएमएस में लिखा होता है OTP, वन टाइम पासवर्ड। तो अब पीसी को छोड़ के यूजर अपनी मोबाइल पे आता है, और यहां से वो OTP रीड करता है, और फिर यहां पे वो OTP फीड करता है, तो तब बैंक इसको एक्सेस एक्सेस दे देती है, सही है ना। अब इस अटैक के दौरान क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है कि हमने यूजर की मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया हुआ है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है हमने इस पे एक मालवेयर इंस्टॉल कर दिया है,
जिससे ये मोबाइल अब इस सेंडर की, मतलब हाथ में तो सेंडर के है, लेकिन हुक्म मानेगी अटैकर का, हुक्म मानेगी अटैकर का। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगेन सेंडर ने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया और बैंक ने रिसीव कर लिया, क्योंकि बैंक को आपने बताया हुआ कि मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो मोबाइल आपके बैंक आपके मोबाइल पे एसएमएस करेगी और वहां पे आपको ओटीपी भेज देगी। लेकिन ये मोबाइल तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये खामोशी से इस एसएमएस को पकड़ेगी और अटैकर की मोबाइल की तरफ, अटैकर की सिस्टम की तरफ भेज देगी इस एसएमएस को। तो ओटीपी किसके पास गया? अटैकर साहब के पास गया, सेंडर के पास नहीं आया। सेंडर तो समझेगा ओटीपी नहीं आया, बस बात खत्म। लेकिन ओटीपी जा चुका है अटैकर के पास। तो अगर सेंडर को, सॉरी अटैकर को नहीं ये रिक्वेस्ट भेजी थी, ये बैंक को जो रिक्वेस्ट भेजी थी, वो अटैकर्स ने किसी तरीके से इस यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड हासिल कर लिया था। तो उसने यूजर नेम पासवर्ड दिया, लाजमी तौर पे ये ट्रू सेंडर की मोबाइल पे जाएगा, लेकिन ट्रू सेंडर की मोबाइल कंप्रोमाइज्ड है, वो अटैकर को ओटीपी भेज देगी। तो यूजर नेम पासवर्ड के बाद अब ओटीपी भी इसके पास आ गया। इस अमल को कहते हैं टू फैक्टर्ड ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं? टू फैक्टर। एक फैक्टर में तो आपने यूजर नेम पासवर्ड भेजा और उसके बाद आपने अपने अथोराइज्ड मोबाइल इस्तेमाल किया। बैंक को तो यही पता है कि ये मोबाइल आपका अथोराइज है। इस तरह की तो इंटरनल एप्लीकेशन भी लगे ट्रांजैक्शन पे नहीं मानते, तो इनके अलावा भी ट्रांजैक्शन पे नहीं मानते। टिप कह रहे हो, लेकिन अगर मैं अभी भी इस पे, बल्कि मैंने अभी भी किया, ऐसी कोई चीज नहीं। अगर आपने ओटीपी दे दिया, वो आपको इजाजत देता है कि ठीक है करो। नहीं सकते अभी बैंक वालों ने इस तरह किया कि जब आप इस स्टेप पे आ जाते हैं सर, वो आप जब सेंड कर दो तो आपसे ट्रांजैक्शन पे नहीं मानते। वो पिन कहाँ जाएगी? सर वो पिन तो एप्लीकेशन में दे सकते, तो बाहर किस तरह देंगे? तो ये कह रहे हैं ना कि चले अगर हम मान लें कि आपने क्वेश्चन ये किया कि जनाब जब आप यहाँ पे अमाउंट लिखेगा ये बंदा अटैकर, मिसाल के तौर पे इसने लिखा 10,000, तो ये 10,000 जब लिखेगा तो इससे वो एक और पिन मांगेगा। तो अब सवाल ये है कि ये अगेन ये पिन कौन भेजेगा? बैंक। बैंक कौन भेजेगा? ये यूजर ने खुद सेट किया, यूजर पर से देखिए मैंने तो अभी मैंने ये एक टास्क किया है, ये देख लें। अभी मैंने ये टास्क कुछ देर पहले किया। ऐसी कोई चीज, ओ चले अगर हम मान भी लें, लेकिन थोड़ी देर के बाद मानते हैं। ये देखें मैंने ये 10,000 शिफ्ट किए, तो उसने मुझे कोई ऐसी चीज, जब मैंने ओटीपी दे दिया तो उसने मुझे इजाजत दी कि जी जो मर्जी करते हो करो। चले वो बैंक ऑफ फेवर ने ये एक्स्ट्रा फीचर लगाया, मान लिया, लेकिन फिर एक इश्यू तो ये होगा कि ऑनलाइन का मकसद तो ये होता है कि आप किसी भी डिवाइस पे बैठते हो और अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हो। मिसाल तो मैं आपके कंप्यूटर पे अभी www.ubl लॉग इन करूं और ट्रांजेक्शन करना चाहूँ तो पॉसिबल है, क्योंकि वो उन्होंने ये चेक्स रखे हुए कि यूजर नेम भी दे रहे हो, पासवर्ड भी दे रहे हो और बाद में ओटीपी भी ले रहे हो। तो मोबाइल किसके पास है? आपके पास है। तो यहां तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन फिर अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई खास नंबर दिया हुआ है, तो फिर तो आप किसी और डिवाइस से ये काम कर ही नहीं सकेंगे। मान के क्या मैं कर सकता हूँ, मैं उसको अपना बैंक अकाउंट खोलता हूँ, सब कुछ देता हूँ, ट्रांजैक्शन तो ठीक है। तो कहने, लेकिन इसका मतलब कहने चले अगर हम ये मान भी लें, मैंने कहा, तो फिर उसका मसला क्या होगा? मसला ये है कि आपका ये जो मोबाइल पे हमें गरूर था कि भाई मोबाइल मेरे पास है और कुछ गलत काम नहीं हो सकता, इसके बाद समझते कि इसके बाद भी हो सकता। इस मोबाइल ऑन दी, ये जो हमने अभी पढ़ा,
ये हमने पढ़ा मैन इन द मोबाइल अटैक। इससे ये जो 2 फैक्टर्ड और मल्टी फैक्टर्ड ऑथेंटिकेशन के मेथड्स थे ये भी कमजोर पड़ गए। तो ये किस्म का अटैक है। अब बात समझ आ गई। उसके बाद है जेंटलमैन, उसके बाद है अगेन आप लोगों के लिए एक छोटा सा अवतार। और अवतार में क्या कहता है, जस्ट आपको थोड़ी सी वो देता है और कुछ नहीं कहता। कहता है कि जनाब रिप्ले अटैक क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा था। रिप्ले अटैक ये होता है, रिप्ले अटैक ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये है सेंडर और ये है डेस्टिनेशन, और अभी हमने पढ़ा कि अगर आप दरमियान में मैन इन द मिडल बन जाएं तो अब सारी चीज आपकी तरफ आएगी और आप उसको डेस्टिनेशन की तरफ भेजें। यही पता है ना, आप उसको डेस्टिनेशन की तरफ भेजें। तो जेंटलमैन हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर कुछ पैकेट्स ये अपने पास स्निफ कर ले, यानी चोरी कर ले, तो कर सकता है, चोरी करने के बाद भी तो फॉरवर्ड कर सकता है ना, कोई मसला नहीं है सदीकी। तो जब ये कनेक्शन ये सोर्स तोड़ दे, यानी इसको और कनेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये जो इसने पैकेट स्निफ किए हुए हैं ये अगर वही पैकेट इसकी तरफ भेजता जाए तो उसको लगेगा, सोर्स को सॉरी डेस्टिनेशन को लगेगा कि मेरे साथ कनेक्शन नहीं तोड़ा गया। तो वो इसके साथ डेस्टिनेशन इस अटैकर के साथ कम्युनिकेट करता जाएगा। तो ये उसको कुछ भी दे सकता है और ले सकता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि ये बैंक है, तो एक ट्रांजैक्शन तो इसने कर दी सोर्स ने, ये अगर उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन भी करना चाहे तो उसको कोई रोक तो नहीं सकता। तो क्योंकि उसने पहले वाले पैकेट्स को रीप्ले किया है, वही पैकेट जो पहले भेजे जा चुके हैं वही दोबारा भेजे ताकि उसको, लेकिन वो थे तो असल में इस सोर्स के, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टोकन हमें पता है कि हर एक पैकेट के साथ टोकन जाता है। वो टोकन तो इस जो पैकेट ने स्निफ किए तो उसमें मौजूद है, तो वो शायद इसको समझे कि जेन्युइन पैकेट्स हैं और वो इसके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर जाए। इस किस्म के अटैक को क्या कहते हैं, रीप्ले अटैक। व्हेन द अटैकर कैप्चर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू होस्ट, जैसे टू होस्ट नंबर 1, होस्ट नंबर 2, एंड देन रीट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसिपिएंट। रीट्रांसमिट कर रहे हैं, पहले वो जा चुके हैं दोबारा वही भेज रहा है, क्योंकि उसके अंदर टोकन तो मौजूद है, सेशन टोकन तो मौजूद है। उससे क्या करता है, टू ट्रिक द रिसिपिएंट into doing what the attacker wants. Attacker wants another transaction. Attacker wants a transaction in your own account, thus circumventing any authentication, क्योंकि इसको फर्दर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस किस्म के अटैक को क्या कहते हैं, रीप्ले अटैक। क्यों रहमान, दोबारा रिपीट करते हैं जी। हमने कहा कि जनाब हमारे पास एक तरफ सोर्स है और दूसरी तरफ हमारे पास डेस्टिनेशन है, और ये साहब दरमियान में, ये जो साहब हैं ये दरमियान में मैन इन द मिडल बन गए। तो अब सारी ट्रैफिक सोर्स, मिसाल का हमने एग्जांपल फिर ली कि ये बैंक है, तो सोर्स जो भी भेजता है वो तो समझता है कि शायद ये डायरेक्टली बगैर किसी के दरमियान के ये डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये दरमियान में क्या बन गया, मैन इन द मिडल। तो अब सारे पैकेट इसके जरिए इसके पास जाएंगे। तो अब इसकी मर्जी, जैसे मैंने कहा कि चाहे तो उनको स्निफ करके अपने पास स्टोर कर लिया। अब जब ये अपना कनेक्शन ब्रेक करता है तो ये उस पैकेट को नहीं भेजता, उस पैकेट को नहीं भेजता, क्योंकि जब आप करते हैं ना लॉग ऑफ, तो जब आप यहाँ ये लॉग ऑफ का पैकेट भेजता है, लॉग आउट का पैकेट भेजता है, तो ये जो मैन इन द मिडल है उसको स्निफ करके ड्रॉप कर देता है। ठीक है जी, आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया, खुश जाओ घर। लेकिन ये उसके जो पैकेट इसने स्टोर किए हुए थे, जिसके अंदर पहले से सेशन टोकन मौजूद थे, ये वही सेशन टोकन्स इस्तेमाल करता।
और डेस्टिनेशन को तो नहीं पता कि भाई, क्योंकि वो लॉग आउट का पेपर फ्रेम तो उसको नहीं पहुंचा। तो ये डेस्टिनेशन इस मैन इन द मिडल के साथ अपनी अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकती है, जिसमें ये मैन इन द मिडल उसको कोई और ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट भी दे सकता है, जैसे कि सोर्स ने दी थी। तो पता चलेगा कि वाकई ये डेस्टिनेशन ये समझेगा कि वाकई सोर्स मुझे कह रहा है कि एक और ट्रांजैक्शन करो और इस अकाउंट में करो, दूसरे अकाउंट में करो, क्या फर्क पड़ता। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो आज मैं यहां पे इसको रोकता हूं, आल्दो के टाइम भी है और हमारे पास काम करने के लिए भी मौजूद है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना है, केटीएच जाना है और अपॉइंटमेंट है मेरी। तो मैं उस वजह से क्योंकि 8 बजे इनको पता है कि आईपीपी छुट्टी कर जाती है। 4 से 10। मैंने अभी पता किया, कहते हैं 4 से 8 तक है केटीएच की, तो बल्कि 3 से 8। तो मैं मतलब 6 बजे भी पहुंच जाऊं तो 2 घंटे मेरे पास होंगे। तो इसलिए आज की क्लास शॉर्ट, कल की क्लास इंशाल्लाह पूरी। ठीक। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन है? आतिफ, अबूजर, उजैफा, मुदब्बिर, जवाद? फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझ पे कल क्लास से पहले जरूर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? ठीक है, चलें आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच।